हम स्टार्ट कर रहे हैं अब सेकंड यूनिट। और सेकंड यूनिट में सबसे पहले मैं बात करूंगा एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है? एवरेज स्पीड की जब हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। लेट से अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और एक कंप्लीट साइकिल होता है तो टोटल डिस्टेंस कितना है? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। और नीचे क्या आएगा? टाइम। और एक कंप्लीट साइकिल का टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। तो टोटल अनसर्टेनिटी ओवर टाइम ये हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू है। मैं अब जो एग्जांपल लूंगा पर्टिकुलरली ऐसी एग्जांपल लूंगा जहां दो इंटरवल्स हैं कि पहले टाइम t1 में बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया s1 और फिर टाइम t2 में जो डिस्टेंस कवर किया वो t2 किया। तो टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 और टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब एवरेज स्पीड के दो केसेस हैं। अब एवरेज स्पीड के वो दो केसेस कौन कौन से हैं? इसका जो केस नंबर 1 है वो हमारे पास है फॉर इक्वल डिस्टेंस, कि हमारे अगर डिस्टेंस जो हो वो इक्वल हो और अनइक्वल टाइम इंटरवल हो। अब इससे आपको समझ आ गई होगी इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम इंटरवल का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि S1 और S2 इक्वल है, लेकिन जिस टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुए वो इक्वल नहीं है। अब मुझे कहा जाता है कि एवरेज स्पीड फाइंड करें। तो एवरेज स्पीड का इस केस में जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? 2 टाइम्स v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। और ये लेक्चर में मैंने ड्राइव भी किया था कैसे। तो इवन अगर 3 इंटरवल्स हो आप वो मेथड देख लीजिएगा। आप ये फार्मूला 3 इंटरवल्स के लिए ड्राइव कर सकते हैं। फिलहाल ये फार्मूला 2 इंटरवल के लिए है। दूसरी जो कंडीशन हमारे पास होती है वो होती है कि अनइक्वल डिस्टेंस हो। अगर t1 और t2 टाइम के अंदर जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर की है वो अनइक्वल हो लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास यह है कि अगर S1 और S2 इक्वल नहीं है, S1 और S2 इक्वल नहीं है, लेकिन जो टाइम t1 और t2 है वो सेम है। अब हमें अगर एवरेज स्पीड को फाइंड करना है तो ये फार्मूला हमें नॉर्मली याद होता है v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला अप्लाई सिर्फ तब होगा जब टाइम इंटरवल इक्वल हो और डिस्टेंस अनइक्वल हो। और ये अगर 3 इंटरवल्स पे चला जाए तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3 जैसे एवरेज लेते हैं। और इसकी डेरिवेशन भी मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, उसको देख लीजिएगा। अब कई दफा ये बात स्टूडेंट पूछते हैं अगर दोनों अनइक्वल हो तो ये जो सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा है ये वाला, ये तब अप्लाई हो जाएगा अगर S1 और S2 दोनों अनइक्वल है, ना S1 इक्वल है और ना आपके पास टाइम इक्वल है, तब आप इस फार्मूला को यूज कर लें। ऊपर डिस्टेंस ऐड करें, नीचे टाइम ऐड करें, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड मैं बात करूंगा यहां पर एवरेज वेलोसिटी की। अब एवरेज वेलोसिटी के बारे में याद रखें कि एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं तो एक सर्कल में साइकिल अगर एक कंप्लीट होता है तो हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। इसका मतलब क्लोज साइकिल के अंदर एवरेज वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, लेकिन हमारे पास एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होती। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। तो एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड इतने मुश्किल सवाल नहीं होते। आपने यहां पर यह बात याद रखनी है कि क्लोज साइकिल हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी? वो 0 आएगी। इससे रिलेटेड मुश्किल सवाल नहीं होते। एक मैं यहां पर डाउट आपका क्लियर कर दूं। ये जो फार्मूला हमारे पास होता है S इज इक्वल टू VT, S इज इक्वल टू VT, और यहां पर V हमारे पास इक्वल आता है S ओवर T के। इस फार्मूला के अंदर ये जो V आपके पास होता है ये एवरेज स्पीड होती है। कई बच्चे जब वेलोसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर वो इस V की जगह S ओवर T को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये गलत है। ये V हमारे पास यहां पर क्या शो करता है? ये एवरेज स्पीड को शो कर रहा होता है। और नॉर्मली वही बात जो मैंने आपको यूनिट 1 में बताई
कि हमारी जब यूनिफॉर्म मोशन होती है तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम लोग जानते हैं कि हमारी जो एवरेज वैल्यू होती है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के इक्वल होती है। तब हम ये फार्मूला सिंपली क्या लिख देते हैं, वी टी। तो ये वी एवरेज स्पीड के लिए। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी के बाद अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। लेकिन ये सिंपल है, लेकिन रिवाइज मैं करवाऊंगा जरूर ताकि एक दफा गो थ्रू हो जाए कि फार्मूलाज क्या है। सिंपल वेलोसिटी की बात मैं नहीं कर रहा, अब आपको पता है कि क्या होते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जो बॉडी की वेलोसिटी होती है। और इसके लिए लिमिट आपको पता है यूज होती है, लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का। आप सब लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जब बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। वो क्या है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। लेकिन उस पूरी मोशन के अंदर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहती है, इक्वल टू जी। इसका मतलब थ्रू आउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन हमारे पास जी के इक्वल होती है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन किसके इक्वल है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन is equal to limit time approaches to zero delta v divided by delta t, rate of change of velocity for very short interval of time is called instantaneous velocity। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये फार्मूलाज आपको नजर आ गए हैं, ये कोई इतने मुश्किल फार्मूलाज नहीं है, आपको इनका आइडिया है कि फार्मूलाज क्या एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जब हमारे पास यूनिफॉर्म केस होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, तो तब हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होती है और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो सेम होती है। इसी तरह से ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास अगर बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म है, तो तब भी हम यही कहेंगे कि जो एवरेज एक्सेलेरेशन हमारे पास होगी वही क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होगी। तो ये पॉइंट याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे सच नहीं आते कि आपने कोई चीज कैलकुलेट करनी हो इंस्टेंटेनियस। क्वेश्चन अगर आएगा तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछेगा। और हर साल 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ आपसे फार्मूलाज पूछे जाते हैं, ग्राफ्स पूछे जाते हैं। फिफ्थ हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलेरेशन की। एवरेज एक्सेलेरेशन भी ऊपर वाले फार्मूलाज की तरह ही यूज होगा। और एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगी? एवरेज एक्सेलेरेशन हमारे पास होगी टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब याद रखना है यहां पर कभी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप एवरेज एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करें, तो आपने वेलोसिटी का टोटल चेंज फाइंड करना है और उसको डिवाइड करना है टोटल टाइम से। वेलोसिटी को आपने डिवाइड टाइम से नहीं करना, तब आपके पास एक्सेलेरेशन आएगी, एवरेज एक्सेलेरेशन फाइंड नहीं होगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि लेट से आपको कहता है कि हमारे पास एक एरोप्लेन है जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, उसकी वेलोसिटी v1 है। टाइम टी के अंदर वो एरोप्लेन टर्न कर जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v2। क्वेश्चन क्या है, एक एरोप्लेन मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट और टाइम टी के अंदर वो टुवर्ड्स नॉर्थ टर्न कर जाता है और उसकी वेलोसिटी v2 है। कैलकुलेट करें कि एवरेज एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी। अब यहां जो हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर है, तो मुझे अगर यहां पर एवरेज एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करना है तो मुझे ऊपर टोटल चेंज इन वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगा और नीचे मैं टोटल टाइम से जो भी गिवन होगा उसे डिवाइड करूंगा। अब टोटल चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा? ये v1 प्लस v2 के इक्वल नहीं आएगा। वेलोसिटी का जो चेंज हमारे पास होगा वो v2 माइनस v1 के इक्वल आएगा। अब मैं अगर इस डायग्राम के में गलती करूंगा तो ये करूंगा कि मैं फर्स्ट की टेल से v2 के हेड को मिला दूंगा और मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास डेल्टा v है। ये इनकरेक्ट है, ये तो v1 प्लस v2 है, क्योंकि मैंने v1 को v2 के साथ हेड टू टेल रूल से ऐड किया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर यह करना पड़ेगा कि v2 माइनस v1 को फाइंड करना है। वो कैसे? मेरे पास v2 तो वहीं रहेगा और आप लोगों ने वेक्टर्स के अंदर ये बात पढ़ी थी कि वेक्टर सबट्रैक्ट कैसे होते हैं,
जब एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर दूसरे में ऐड होता है, तो v2 माइनस v1 का मतलब होगा कि v2 में आपने नेगेटिव v1 को ऐड करना है। तो मैं v2 में v1 का नेगेटिव वेक्टर ऐड करूंगा और ये मेरे पास आएगा नेगेटिव v1। तो अब जो रिजल्टेंट मेरे पास आएगा वो ये आएगा, दिस वन, ये होगा रिजल्टेंट और ये कहलाएगा डेल्टा v v2 माइनस v1 के। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जब एवरेज एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी होती है इस केस में, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड किससे करना है, टोटल टाइम से। और ये एग्जांपल मैंने आपको दी है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करना है। अब होता ये है कि मैग्नीट्यूड में मसला नहीं आता, डायरेक्शन में मसला आता है। जो बच्चे यू सिंपली v1 और v2 में ऐड कर देंगे, उनकी जो डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ ईस्ट आएगी, आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन जब आप v2 माइनस v1 करेंगे, तब आपकी जो डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ वेस्ट आएगी, और वो डायरेक्शन क्या होगी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो करेक्ट होगी। और जिस डायरेक्शन में आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी होती है, उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन भी होती है। नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन के बाद हम बात करते हैं फोर्स के हवाले से। सिंपल है, फोर्स आपको आइडिया है कि फोर्स हमारे पास वेक्टर किसके इक्वल है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के। डायरेक्शन कौन सी होगी फोर्स की, जो हमारे पास एक्सेलरेशन की होती है। इसके अलावा फोर्स को क्या लिखा जाता है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। और डेल्टा पी का मतलब होगा m डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। बाकी फोर्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो जैसे जैसे आती जाएंगी हम उसकी बात करते जाएंगे। फिलहाल ये फोर्स इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये याद रखिएगा। और इवन अगर कहीं पर ये लिखा हो कि हमारे पास जो फोर्स है ये किसके इक्वल है, ये इम्पल्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स इज अप्लाइड, तो ये भी करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट नहीं होगा। क्योंकि फोर्स अप्लाई करने से ही बॉडी में इंपल्स प्रोड्यूस होती है, क्योंकि मोमेंटम चेंज होगा, और इंपल्स मोमेंटम के चेंज को बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मोमेंटम की, और ये मैं मोमेंटम बात करूंगा लीनियर। एंगुलर मोमेंटम हमारे सिलेबस में नहीं है, लीनियर मोमेंटम हमारे सिलेबस में है, और उसका सिंबल हमारे पास होता है P। क्या फार्मूला होता है मोमेंटम का, मोमेंटम का अगर हम फार्मूला लिखें तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, बल्कि अंडर रूट वाला बाद में लिखता हूं, पहले सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी। डायरेक्शन, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वो डायरेक्शन मोमेंटम की होती है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट है, तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम होगा वो भी अलोंग टेंजेंट होगा। मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखा जाए तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब भी क्वेश्चन आए कि काइनेटिक एनर्जी डबल कर दे मोमेंटम पे क्या इफेक्ट होगा, ये फार्मूला यूज होता है। इसके अलावा जो मोमेंटम का एक और फार्मूला है जो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी आता है, वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वेलोसिटी। ये फार्मूला आपने वहां यूज नहीं करना जहां पर सिंपली काइनेटिक और मोमेंटम की बात हो, क्योंकि काइनेटिक और मोमेंटम के अलावा तीसरा फैक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है जब तक वो खुद नहीं कहेगा। तो कई दफा एग्जामिनर आपको सिंपली कहता है कि काइनेटिक एनर्जी 200% इंक्रीज हो गई, मोमेंटम पे क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसे केसेस में ये वाला फार्मूला यूज आपने करना है। नेक्स्ट जो फार्मूला मैंने आपको लिख कर दिया वो सिर्फ तब अप्लाई करेंगे जब आपको वेलोसिटी की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां पर देखें, दोनों केसेस में जो फार्मूलाज मैंने लिखे आपके रिलेशन चेंज हो गया। फर्स्ट में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम का मास की पावर 1 के साथ रिलेशन है, और सेकंड में जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम का मास के अंडर रूट के साथ रिलेशन है। तो कई दफा एग्जामिनर में कहता है कि दो बॉडीज की वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर उनके मास गिवन है तो बताएं मोमेंटम की रेशो क्या आएगी। तब आप पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे कि इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मैं यहां लिख भी देता हूं कि अगर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है तो फिर उन दो बॉडीज के मोमेंटम की जो रेशो आएगी वो उनके मैसेस की पावर 1 की रेशो के इक्वल आएगी। लेकिन अगर हमें एग्जामिनर कहता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उन दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, अब मोमेंटम की रेशो क्या आएगी। अब दूसरा फार्मूला, अब मैस की पावर 1 के साथ रिलेशन नहीं होगा, अब मैस के अंडर रूट के साथ रिलेशन होगा, होगा डायरेक्ट ही लेकिन अंडर रूट के साथ। तो ये स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कौन सा फार्मूला यूज होना है।
फिर मोमेंटम के लिए हमारा जो रिलेशन है वो ये भी यूज होता है h ओवर लेमडा, या आपको पता है कहां पर हम यूज करते हैं, डी ब्रॉगले में। ये हमें वेवलेंथ के साथ रिलेशन बताएगा, ये मैटर वेव में अप्लाई होता है। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करूं तो मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, E बाय सी। एनर्जी को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से, और ये फार्मूला अप्लाई होता है फोटॉन्स के लिए। तो स्पेसिफिकली फार्मूलाज होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये फार्मूला यहां यूज होना है या नहीं होना। लीनियर मोमेंटम के बाद मैं बात करता हूं इंपल्स की, और ये इंपल्स मैं मजीद अगर क्लियर करूं कि ये इंपल्स क्या है, तो ये इंपल्स बेसिकली लीनियर इंपल्स है। ये क्या है, लीनियर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स को हमारे पास एंगुलर मोशन के अंदर आती है। इंपल्स का सिंबल हमारे पास होता है कैपिटल आई, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और इंपल्स किसके इक्वल है, इंपल्स इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के। तो इसकी डायरेक्शन एक तो पता चल गई, मोमेंटम के चेंज के अलोंग। और ऊपर देखें, मोमेंटम के चेंज के अलोंग कौन होता है, फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इंपल्स भी फोर्स के अलोंग, और फार्मूला बनेगा फोर्स इनटू टाइम। और टाइम कौन सा, जिस दौरान फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर आप एक बॉडी पे 10 सेकंड्स तक फोर्स अप्लाई करते रहोगे, तो जितनी फोर्स अप्लाई की उसको 10 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, इंपल्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स इज अप्लाइड। लीनियर इंपल्स और जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है, इन दोनों का यूनिट सेम होता है, और यूनिट इनका होता है न्यूटन सेकंड। और न्यूटन सेकंड अगर ऐसा ही बेस में लिखा जाएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं होती, मोमेंटम अलोंग वेलोसिटी होती है, और इंपल्स अलोंग चेंज इन मोमेंटम होता है, या अलोंग फोर्स या अलोंग एक्सेलेरेशन। और इवन ये फार्मूला अगर आप फर्दर लिखना चाहो तो मैस टाइम एक्सेलेरेशन, और ये साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, टाइम यूं भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट फार्मूला, एक और फार्मूला जो आपका मोमेंटम के हवाले से इस यूनिट में यूज होता है, एंड दैट इज फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये मोमेंटम की एप्लीकेशंस के अंडर ही चीजें आ रही होती हैं, इस वजह से हम इनको कवर करते हैं। अब फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हमारे पास अगर एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में वाटर मूव कर रहा है, कितना मैस है उसका, लेट से उसका मैस m है, और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और सामने वो किसी वॉल को जाके हिट करता है। ऑब्वियसली हिट करेगा, फोर्स अप्लाई पानी भी करेगा, दीवार भी करेगी। अब दीवार जब फोर्स अप्लाई करेगा पानी पे, तो दीवार की फोर्स अप्लाई करने की वजह से मोमेंटम चेंज होगा वाटर का, तो हमें कहा जाता है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। हमने ये फोर्स फाइंड करनी होती है, और ये वॉल की फोर्स के अगेंस्ट होती है। तो फार्मूला फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का क्या होता है, दैट इज इक्वल टू मैस फ्लो रेट। मैस फ्लो रेट क्या, कितना मैस कितने टाइम में फ्लो हुआ, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको वेलोसिटी से, जिससे वो लिक्विड मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है। कई दफा हम एग्जामिनर जो डाटा है वो मैस की फॉर्म में नहीं देता, वॉल्यूम की फॉर्म में देता है। तो मैस को सब्स्टिट्यूट करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, डेंसिटी के फार्मूला से। फार्मूला बन जाएगा डेंसिटी वॉल्यूम फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वॉल्यूम फ्लो रेट एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट को जब आप एरिया वेलोसिटी से सब्स्टिट्यूट करोगे, ये फार्मूला बन जाएगा रो ए वी स्क्वायर। और ये जो फार्मूला है ये यूज होता है आपकी एक सॉल्व्ड एग्जांपल में। ऐसे केस में आपको एग्जामिनर जो डाटा देगा वो क्या देगा, वो आपको इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया देगा। ये पाइप है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देगा। पानी की डेंसिटी 1000 है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी देगा, मैस नहीं देगा, टाइम नहीं देगा, और कहेगा फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो फाइंड करो। और अगर एग्जामिनर फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो की जगह फोर्स बाय द वॉल कहे, तो एक्शन और रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट, मैग्नीट्यूड उसकी इक्वल होगी, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ऊपर वाले फार्मूलाज में नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टेटमेंट आप लोगों को याद है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। मींस जितना मोमेंटम इनिशियल होगा उतना मोमेंटम फाइनल होगा। अब हमारी बुक में वन डायमेंशनल मोशन को डिस्कस किया जाता है जब तक हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस नहीं करते। इस वजह से ये जो टॉपिक हम पढ़ते हैं ये भी वन डायमेंशनल मोशन के लिए पढ़ते हैं। वन डायमेंशनल मोशन मींस अलोंग वन डायरेक्शन। अब यहां पर मैं दो बॉडीज को ज्यूम कर लेता हूं, ए का मैस m1
और एक का मैस m2, दोनों मूव कर रही हैं हमारे पास एक ही डायरेक्शन में अलोंग x। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, अज्यूम करते हैं v1 v2 से ग्रेटर है। अगर v1 v2 से ग्रेटर है तो एक पॉइंट पर जाकर ये दोनों एक दूसरे को हिट करेंगे। इस सिस्टम पे किसी भी तरह की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, जो हो रहा है वो आपस में एक्शन और रिएक्शन अप्लाई हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो, जब एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जीरो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि बाद में मैस ने तो चेंज नहीं होना, ज्यादा चेंज होगा तो वेलोसिटी बाय मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होगी, वो v1 डैश और v2 डैश हो जाएगी। तो इस हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि m1 v1 प्लस m2 v2 टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इससे रिलेटेड दो केसेस मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किए थे इस फार्मूला से रिलेटेड। अब इस फार्मूला से रिलेटेड जो दो केसेस हमारे पास थे वो क्या थे। एक केस हमारे पास जो था वो ये था कि इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, जैसे गन और बुलेट की एग्जांपल है, रॉकेट की एग्जांपल है। और दूसरा केस होता है कि जहां पर आपका इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं होता, जैसे हम स्नोकर की, बिलियर्ड की एग्जांपल लें या वो ट्रक और कार वाली एग्जांपल है। दोनों केसेस को अगर मैं यहां पर ब्रीफली आपको बताऊं कि दोनों के फार्मूलाज की फॉर्मेशन किस तरह की होगी। अगर तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, ये फार्मूला रिड्यूस होकर बस इतना रह जाएगा कि इनिशियल मोमेंटम जीरो इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, और ये डैश लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अब एक ही वेलोसिटी है, और साइड जब चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा m1 v1 डैश इज इक्वल टू माइनस m2 v2 डैश। और इसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटीज की रेशो आएगी वो मैसेस की रेशो के इनवर्स के इक्वल आएगी। अगर गन और बुलेट की एग्जांपल लें, अगर आपके पास गन का जो मैस है वो m1 और बुलेट का मैस m2, उसके अकॉर्डिंगली आप चाहे वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड कर लें चाहे वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड कर लें। तो ये फार्मूला एक हमें फॉर्म बताता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो ये है कि इनिशियल मोमेंटम जीरो ना हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी और ये क्वेश्चन भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रक वाला, कि हमारे पास अगर एक ट्रक है जिसका मैस कैपिटल M और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और ये जाके हिट करता है एक स्टेशनरी कार को जिसका मैस स्मॉल m है लेकिन रेस्ट पर है। इसका मतलब कोलाइड करने से पहले अब बॉडी दोनों रेस्ट पे नहीं है, इनिशियल मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, और जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद वो कहता है कि ट्रक कार को अपने साथ मूव करवा लेता है। तो बताएं कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो फिर हम ये वाला केस अप्लाई करते हैं कि अब इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है। ऐसे केस में हमें जो भी इनिशियल मोमेंटम गिवन होगा, चाहे एक बॉडी का गिवन हो या दोनों का गिवन हो, उसको एक तरफ लिखेंगे और देखेंगे कोलिजन के बाद हमारे पास क्या डेटा गिवन है, दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले केस में अगर मैं बात करूं तो इनिशियली ट्रक का मैस m, ट्रक की वेलोसिटी v, गाड़ी का मैस m, गाड़ी की वेलोसिटी जीरो। कोलिजन के बाद ट्रक का मैस m, वेलोसिटी कॉमन है v, गाड़ी का मैस m, वेलोसिटी कॉमन है v, राइट साइड के ऊपर v कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली v आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इस केस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं रॉकेट प्रोपल्शन से रिलेटेड जो एक फॉर्मूला है उसकी बात भी कर लूं। रॉकेट प्रोपल्शन में आप लोगों ने याद रखना है कि रॉकेट प्रोपल्शन हमारे पास एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, और रॉकेट प्रोपल्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है उसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज होते हैं। उसके एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, mv ओवर कैपिटल M। इस फार्मूला के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं। इस फार्मूला में जो वेरिएबल्स हैं उसमें कैपिटल M की मैं बात अगर करूं तो कैपिटल M मैस ऑफ रॉकेट है। कैपिटल M क्या है, मैस ऑफ रॉकेट। जो स्मॉल v है ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस है जिससे वो इजेक्ट हो रही होती हैं। ये स्मॉल m जो है ये मैस नहीं है, ये स्मॉल m जो है ये बेसिकली मैस ओवर टाइम है। ये क्या है, इसको मैं बोलता हूं ये फ्यूल बर्निंग रेट है। जो हम कहते हैं ना 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल बर्न होता है, तो कितना मैस कितने टाइम में बर्न होता है, तो ये बेसिकली m ओवर t हमारे पास होगा इस फार्मूला के अंदर।
तो ये याद रखिएगा कि इस फार्मूला के अंदर ये स्मॉल m जो है, इस स्मॉल m का यूनिट किलोग्राम नहीं है, स्मॉल m का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर सेकंड। स्मॉल m का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर सेकंड। तो रॉकेट प्रोपल्शन में याद रखें। फिर रॉकेट प्रोपल्शन में एक और चीज पूछता है एग्जामिनर कि हमारे पास हाइट के साथ एक्सेलेरेशन बढ़ती है कम होती है। तो ये मैंने जो चीजें एक्सप्लेन की मैं इसको जल्दी से दोबारा बता दूं कि रॉकेट की जो प्रोपल्शन हमारे पास होती है उसमें एक्सेलेरेशन का फार्मूला स्मॉल m v ओवर कैपिटल M होता है। अब यहाँ पर जो स्मॉल m है इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं कि इस फार्मूला में स्मॉल m क्या है। यार ये रखिएगा, इस फार्मूला में जो स्मॉल m है ये मैस ऑफ गैसेस नहीं है, ये मैस फ्लो रेट है m ओवर t। और इसी वजह से इस मैस फ्लो रेट का अगर हमसे यूनिट पूछा जाएगा या फार्मूला में स्मॉल m का यूनिट पूछा जाएगा तो वो किलोग्राम नहीं बल्कि किलोग्राम पर सेकंड होगा। हमारे पूरी एफएससी की बुक में दो ऐसे फार्मूलाज हैं, दोनों की आज बात करेंगे, जहां स्मॉल m फार्मूला में मैस रिप्रेजेंट नहीं करता, वो मैस ओवर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पहला फार्मूला है जहां m मैस को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शन के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला क्या है। नेक्स्ट फार्मूला मैं यहां पर ऊपर मेंशन करता हूं कि हमें फर्ज करें बुलेट और गन के केस में रिकॉइल ऑफ गन का अगर रिलेशन पूछा जाए तो हमारे माइंड में फौरन आना चाहिए कि रिकॉइल ऑफ गन जो है दैट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कौन सा केस है जहां पर आपका इनिशियल मोमेंटम जीरो अज्यूम किया जाता है, इसका मतलब ये वाला केस। अब मैं यहां पर जब रिलेशन बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा कि जितना मोमेंटम गन का है उतना मोमेंटम बुलेट का है। नेगेटिव साइन मैंने नहीं लिखा, उसकी रीजन सिर्फ ये होती है कि नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वो अगर आप फार्मूला में यहीं पर नेगेटिव लगा दोगे तो फिर ये नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हमने नेगेटिव साइन जरूर लगाना है, अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाया इसका मतलब शायद पहले लगा चुके हैं। तो रिकॉइल ऑफ गन का मतलब है कि आपने वीजी को फाइंड करना है। तो वीजी किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा एम बी वी बी ओवर एम जी। ये रिलेशन हमारे पास रिकॉइल ऑफ गन का है। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा इलास्टिक कोलिजन की। अब आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन भी हमारे पास इस यूनिट का हिस्सा है, क्योंकि मोमेंटम की जब बात हो रही होती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ही एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन। चलिए लास्ट जो फार्मूला मैं यहाँ मेंशन कर रहा था मैं वहीं से इसको कंटिन्यू करता हूँ, और वो मेरे पास था इलास्टिक कोलिजन का। अब इलास्टिक कोलिजन को भी हम डिस्कस करते हैं इन वन डायमेंशन। टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हमें एक बात याद रखनी है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है बिफोर कोलिजन और जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है आफ्टर कोलिजन ये सेम होती है। अब मैं इस टॉप फार्मूला के बाद आपको रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस भी बता दूंगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये सेम है। अब रिलेटिव वेलोसिटी जो बिफोर कोलिजन हमारे पास होती है इसका रिलेशन क्या होता है v1 माइनस v2, और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का जो रिलेशन होता है वो होता है v2 डैश माइनस v1 डैश। और ये स्पेसिफिकली हम जो केस बुक में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है, जहां पर जो दो बॉडीज हैं m1 और m2 वो मूव कर रही होती हैं एक डायरेक्शन में। ये हर केस में अप्लाई ये वाला फार्मूला नहीं होता, ये सिर्फ जो केस हम पढ़ रहे हैं जहां एक डायरेक्शन मूव करेंगी और कोलाइड करने के बाद हमारे पास उनकी वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश हो जाएगी, ये फार्मूला उसके लिए अप्लाई हो रहा होता है। अब ये जो फार्मूला है इसको इसके अलावा कैसे लिखा जाएगा, राइट साइड पे नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा v1 डैश माइनस v2 डैश। अब देखें फार्मूलाज की फॉर्मेशन एक जैसी हो गई। ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पर आता है ये रिसेशन को शो करता है कि जब बॉडीज कोलाइड करती हैं तो कोलाइड करने के लिए एक दूसरे के क्लोज आ रही होती हैं, लेकिन कोलाइड करने के बाद वह दूसरे से दूर जाती हैं, रिसेशन होती है, तो उस रिसेशन की वजह से यहाँ पर साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसी वजह से इस रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन को और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन को यूं भी कहा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिसेशन बट विद नेगेटिव साइन। अब यहाँ से जो v1 डैश और v2 डैश का फार्मूला आता है जो हमारे न्यूमेरिकल MCQs में यूज होता है, उसकी किस तरह से फॉर्मेशन बनती है, वो बेसिकली v1 और v2 का सम होता है, और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2।
अगर v1 डैश का फॉर्मूला याद हो जाए तो v2 डैश का लिख देते हैं। अब यहाँ पर v1 डैश के न्यूमरेटर में क्या आएगा, m1 माइनस m2, और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 2 टाइम्स m2। अब v2 डैश का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो सवाए न्यूमरेटर के सब कुछ सेम है, सब वैल्यूज न्यूमरेटर के अलावा सेम। यहाँ भी m1 प्लस m2, यहाँ पर भी m1 प्लस m2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये 2m2 यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा, 2m1, और ये वैल्यूज यहाँ जाके क्या बन जाएगी, m2 माइनस m1। पोजीशन चेंज होगी और ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा, और ये v1 डैश और v2 डैश का फार्मूला बन जाएगा। ज्यादातर इलास्टिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं जब v2 0 होता है कि सेकंड बॉडी रेस्ट पर है, तो उसका फायदा में ये होता है कि हमारा ये फार्मूला रिड्यूस होकर सिर्फ फर्स्ट टर्म तक रह जाता है, जिसमें सिर्फ v1 का फैक्टर इन्वॉल्व होगा। इसके केसेस भी देख लीजिएगा, लेक्चर में मैंने डिस्कस किए थे कि हमारे पास मैसेज इक्वल हों अनइक्वल हों तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन वेलोसिटी जीरो वाला फार्मूला याद कर लें क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं डिस्कस करूंगा इसकी टाइप वाइज। दो टाइप्स को मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा जिससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। एक हमारी जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी बुक में डिस्कस हुई है वो ही है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम बॉडी को एट एंगल थीटा, और वो थीटा 0 से ग्रेटर और 90 से लेसर है, उसे प्रोजेक्ट करते हैं। और दूसरी हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पर एक बॉडी को एक हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है और हमारे पास इनिशियल जो y कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो 0 होता है। दोनों को मैं अगर ड्रॉ करके आपको समझाऊं कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, जब बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका जो एंगल थीटा होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। और यहाँ पर इनिशियली हमारे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा vi(x) और एक हमारे पास होगा vi(y), और ये बनेगा पाथ। और इस पाथ को क्या बोलते हैं हम, इस ट्रेजेक्ट्री को, कि पैराबोलिक पाथ है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बॉडी को एक सर्टेन हाइट एज से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। जब एक बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे यानी वहां पर हमारा जो इनिशियल एंगल होगा वो 0 होगा और हमारी जो हाइट होगी ग्राउंड पे से वो कुछ ना कुछ होगी, हाइट नॉन 0 होगी। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी में सिर्फ x कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी का जो इनिशियल y कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। पाथ यहाँ भी जो बनेगा वो पैराबोलिक ही बनेगा, लेकिन जो शेप वाइज है वो हाफ पैराबोला बनता है, लेकिन पाथ को हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, ये पैराबोलिक पाथ होता है। ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के अंदर। फिर एक और चीज आपको याद रखनी है कि जब हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास एक्सेलेरेशन का जो x कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहता है, और यूनिफॉर्म रहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो वो इनिशियल x कंपोनेंट के इक्वल आएगा जो vi cos थीटा होता है। एक्सेलेरेशन का जो y कंपोनेंट है हमारे पास इनिशियल पॉइंट के ऑफ व्यू से लेंगे कि वो हर पॉइंट पे कहाँ है, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो नेगेटिव g के इक्वल आता है। और इससे ये पता चलता है कि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो वेरिएबल है। वो हमारे पास वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा, इसको सॉरी vfy बोलेंगे, ये वेरिएबल है। अब वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है इसके वेरिएबल होने का मतलब क्या होगा कि जब बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट अवेलेबल होगा। तो मैक्सिमम हाइट से पहले पहले हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है वो डिक्रीज करता है, और मैक्सिमम हाइट के बाद ग्राउंड तक जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है वो दोबारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। और टॉप पॉइंट पर जाकर कभी ये नहीं कहना कि वेलोसिटी 0 है, टॉप पॉइंट पर जाकर फाइनल वेलोसिटी मिनिमम है किसके इक्वल, वेलोसिटी के x कंपोनेंट के, लेकिन है वो क्या, वो नॉन जीरो है। और टॉप पॉइंट पर जाकर अगर हम एंगल देखेंगे एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के दरमियान तो वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। इससे पहले अगर एंगल देखेंगे
वेलोसिटी का और एक्सेलेरेशन का वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। इसके बाद अगर देखेंगे तो वेलोसिटी का और एक्सेलेरेशन का एंगल 90 से लेसर है। और मैं किस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ? मैं फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। जबकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलेरेशन ओवरऑल डाउनवर्ड है हर पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन में, और इसको ओवरऑल क्या लिया जाता है? मोशन डाउनवर्ड है, इसको पॉजिटिव जी लिया जाता है। अब जब हम नेट एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे तो नेट एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करते हुए हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेके उसको ऐड करना है और अंडर रूट लेना है, तो उसकी वैल्यू यहां पर भी जी आएगी और यहां पर भी जो आप नेट एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करोगे वो जी आएगी। तभी कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्दर फार्मूलाज अब मैं लिखूंगा। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर इनका सम लेके अंडर रूट लेंगे, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आएगी। और उस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कि अगर ये वेलोसिटी है इसका एक्स से कितना एंगल है, हम क्या करेंगे? tan इनवर्स और वाई कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे। अब इस वी एफ एक्स और वी एफ वाई की वैल्यू, जो वी एफ एक्स की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप सॉल्व करोगे तो वी आई एक्स के इक्वल आएगी और ये आएगी वी आई कॉस थीटा, और वी एफ वाई की वैल्यू भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करोगे और ये आएगी वी आई वाई माइनस जी टी, जिसको आप लिखेंगे वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। सेम काम जब अप्लाई करोगे अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में तो ये फार्मूलाज हमारे पास इधर भी यूज होंगे, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट होंगी। यहां पर जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो आएगा यहां की तरह वी आई एक्स के इक्वल, और ये होगा वी आई कॉज ऑफ थीटा। लेकिन जो वी एफ वाई आएगा इसमें वी आई वाई जीरो है, तो अगर आपका वी आई वाई जीरो है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी आई वाई जीरो, फिर एक्सेलेरेशन नेगेटिव जी नहीं पॉजिटिव जी है, तो ये फार्मूला रह जाएगा सिर्फ जी टी। रीजन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी आई वाई की वैल्यू जीरो आएगी। इसके अलावा हमारा जो फार्मूला यहां पर यूज होता है हाइट का, हाइट का फार्मूला ऑब्लिक के केस में क्या होता है? वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, और ये फार्मूला यूं भी लिखा जा सकता है वी आई वाई होल स्क्वायर ओवर 2g। इस केस में हाइट का फार्मूला आप लोग कहां से लेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। फॉर वाई कंपोनेंट ये आएगा हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम ऑफ लाइट जो टोटल टाइम है उसका फार्मूला 2vi साइन थीटा डिवाइड बाय जी, और उसको भी लिखा जा सकता है 2 टाइम्स वी आई वाई ओवर जी। ये टोटल टाइम है। टोटल टाइम मीन्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक। यहाँ पर अगर टाइम जीरो है तो ये टोटल टाइम टी है। कई दफा हमें एग्जामिनर टोटल टाइम की जगह ये कहता है फाइंड करें टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टोटल टाइम आपके पास होगा वो टोटल टाइम का हाफ हो जाएगा। तो टोटल टाइम ऊपर लिखा हुआ है उसको 2 से डिवाइड कर दें, फार्मूला रह जाएगा वी आई साइन थीटा ओवर जी, इसको सिंपली आप लिख सकते हो वी आई वाई ओवर जी। और यहां पर जब टाइम का फार्मूला लिखेंगे यहीं से, और यहां से टाइम का फार्मूला आएगा 2 टाइम्स एच ओवर जी। ये इसके टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। इससे रिलेटेड बुक में 2 न्यूमेरिकल भी हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास रेंज का, प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज। प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज का फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय जी। साइन 2 थीटा ये डबल एंगल आइडेंटिटी कहलाता है और ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फार्मूला यूं भी लिखा जाए तो करेक्ट है। और यहां पर अगर मैं लिखता हूं हॉरिजॉन्टल में रेंज का फार्मूला तो एस इज इक्वल टू वी टी के फार्मूला से वी आई एक्स इंटू टी, और यहां पर वी आई एक्स किसके इक्वल है? वी आई कॉज थीटा के, और टाइम किसके इक्वल है? अंडर रूट 2 टाइम्स एच ओवर जी। यहां से रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट मैक्सिमम रेंज। आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज कब होती है? जब एंगल 45 होता है। उसका फार्मूला वी आई स्क्वायर ओवर जी होगा। और यहां से अगर मैं रेंज का और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला इकट्ठा लिखता हूं तो यहां पर जो वी आई स्क्वायर ओवर जी ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा आर मैक्सिमम इंटू साइन ऑफ 2 थीटा।
ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है जब आपने रेंज को और मैक्सिमम रेंज को कंपेयर करना होता है। फिर आपका फार्मूला ऐसा भी है जहां पर आप रेंज को और हाइट को कंपेयर करते हो, और वो आपको पता है कि रेंज और हाइट को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, हम रेंज को और हाइट को इक्वल कर देंगे और वहां से हमारे पास एक शॉर्टकट आता है, और वो शॉर्टकट किस फॉर्म का है, वो है r tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स h। ये ओवरऑल रेंज और हाइट को कंपेयर करने का है, और अगर मैं स्पेसिफिकली मैक्सिमम रेंज को कंपेयर करूं तो मुझे एंगल 45 पुट करना पड़ेगा। तो tan 45 1 होता है, तो मैक्सिमम रेंज इक्वल आएगा 4 टाइम्स हाइट के, और इसी फार्मूला को आप कहते हो कि जो मैक्सिमम रेंज के साथ हाइट है 1/4 है। ये रिलेशन बनता है इसका। फिर इसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका एक शॉर्टकट हाइट का और टाइम का भी था। जब आप हाइट और टाइम को कंपेयर करते हो, और वो हमारे पास रिलेशन क्या आता है, हाइट इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइड बाय 8, और आप यहाँ पर g की जगह 10 और 8 उसे भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 5/4 इंटू टी स्क्वायर। ये हाइट और टाइम को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ये शॉर्टकट्स हैं कुछ। इसी तरह से कई दफ़ा एग्जामिनर हमें कहता है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर मोमेंटम को या मैक्सिमम हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करो। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, तो मैक्सिमम हाइट पे जब काइनेटिक एनर्जी को फाइंड किया जाता है तो हमारे फार्मूला के अंदर वेलोसिटी की जगह v cos थीटा सब्स्टिट्यूट होता है। तो उसका शॉर्टकट भी याद रखें कि मैक्सिमम हाइट पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टाइम्स cos स्क्वायर थीटा होगी। थीटा क्या है, जिस एंगल के ऊपर आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है उस एंगल के मुताबिक मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो जाती है। और इसी तरह से अगर आपके पास इस फार्मूला से काइनेटिक एनर्जी फाइंड होगी तो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ साइन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे, क्योंकि इनिशियली बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट एनर्जी है वो काइनेटिक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर बनेगा, वो काइनेटिक ही एज अ टोटल कंसीडर होगा। और यहाँ भी जो थीटा हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। और हाइट और रेंज कब इक्वल होती है वो आपको पता है। इस फार्मूला के अंदर अगर आप हाइट को और रेंज को इक्वल पुट कर देंगे तो हाइट और रेंज हमारे पास अगर इक्वल होंगे तो 76 डिग्री आता है, और 76 डिग्री को कहा जाता है tan इनवर्स 4, और tan इनवर्स 4 मींस 76 डिग्री। इस फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि 15 डिग्री वो एंगल है जिस पे रेंज जो होती है वो मैक्सिमम रेंज का क्या हो जाती है, वो हाफ हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आपने इनको याद रखना है कि किस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूलाज हैं, और यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 3 के फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा टॉर्क की। टॉर्क जिसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हो, अब इसके फार्मूलाज डायग्राम वाइज चेंज होते हैं। कुछ फार्मूलाज तो जनरल हैं, लेकिन कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो हमारे पास डायग्राम वाइज चेंज हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं टॉर्क की बात करूं, मैं रिलेटिव वेलोसिटी के आपको केसेस बता दूं। और ये रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस सिर्फ यहां पर यूज नहीं होते, ये आपके पास कई और जगहों पर यूज भी होंगे, डॉपलर इफेक्ट में यूज भी होंगे। इवन हमारे पास और भी कई ऐसी जगह हैं, जैसे मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बॉडीज मूव कर रही होती हैं ऑपोजिट, वहां भी यूज होते हैं। इसके दो केसेस आप लोग याद रखें। एक केस हमारा इसका ये होता है कि अगर जो दो बॉडीज हैं वो मूव करें सेम डायरेक्शन में, इसको मैं कह देता हूं ये बॉडी मैस m1, इसका मैस m2, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। इस केस में जब रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करना है तो आप इनका डिफरेंस लेते हो, और ये मैग्नीट्यूड का साइन क्यों लगा रहा हूं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा केस हमारे पास होता है जब बॉडीज मूव करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ऑपोजिट डायरेक्शन ये भी हो सकती है, और इवन ऑपोजिट डायरेक्शन ये भी हो सकती है। ये लाजमी नहीं है कि एक दूसरे की तरफ ही मूव करें, एक दूसरे से अवे मूव भी कर सकती हैं। अब यहाँ वेलोसिटी v1 और v2 है, यहाँ v1 और v2 है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा सम के इक्वल आती है, v1 प्लस v2। ये दो फार्मूलाज याद रखें कि हमारे पास डायरेक्शन अगर सेम हो
तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ग्रेटर में से स्मॉलर का डिफरेंस लेंगे और डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दोनों का सम लेंगे। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आप जानते हैं इसको। अब टॉर्क के लिए हमारा जो रिलेशन यूज होता है वो ये कि टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है आर क्रॉस एफ, और क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन किया जाता है तो ये आता है आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप नॉर्मल वेक्टर, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी हमेशा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। कि हमारे पास अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ये मेरे पास वेक्टर आर है और ये मेरे पास वेक्टर एफ है, तो मैं आर को ड्रॉ करूंगा फॉरवर्ड और ये मेरे पास एंगल होगा बिटवीन आर एंड एफ, क्योंकि एंगल हमेशा टेल का या हेड का होता है। सेम जो सेगमेंट्स होंगे उनके दरमियान एंगल होगा। तो एंगल अगर आर और एफ के दरमियान हो तो फार्मूला के अंदर क्या आता है? आर एफ साइन थीटा। ये हमारा रिलेशन यूज होता है। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा जाए तो फिर आपके पास एन कैप नहीं आएगा, सिंपली आर एफ साइन थीटा आएगा। और अगर आपके पास फर्दर इसको सॉल्व किया जाए कि एंगल, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एंगल की वैल्यू 90 है, तो फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। एफ की जगह अगर एम में पुट कर दें तो ये आ जाएगा एम ए आर, और ये जो एक्सेलेरेशन हमारे पास है इसकी जगह मैं अगर आर अल्फा पुट कर दूं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है, सेंट्रीपिटल नहीं होती। तो जब अगर सर्कुलर मोशन की मैं बात कर रहा हूं तो सर्कुलर मोशन के केस में ये जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है टॉर्क के फार्मूला के अंदर ये टेंजेंशियल होती है, और टेंजेंशियल होती है आर अल्फा, तभी ये फार्मूला चेंज होकर बन जाता है एम आर स्क्वायर अल्फा। और आप जानते हैं एम आर स्क्वायर क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। जिस तरह फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। ये फार्मूलाज हैं टॉर्क के जो याद रखने हैं। फिर यहां मैं टॉर्क में आपको बता दूं कि क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तब टॉर्क को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बताता हूं इसको एग्जांपल से। फर्स्ट करो जो वेक्टर आर है वो है a1i प्लस b1j प्लस c1k। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे 3i प्लस 2j माइनस k होता है। और जो वेक्टर f है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a2i प्लस b2j प्लस c2k। आपको कहा जाता है टॉर्क फाइंड करें, पॉइंट ऑफ रोटेशन गिवन होगा उसके क्रॉस। अब क्रॉस प्रोडक्ट में टॉर्क फाइंड करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। डिटर्मिनेंट किसका? 3 क्रॉस 3 का, 3 रोज 3 कॉलम। अब इसमें जो पहला हमारा रो होगी उसमें तीनों यूनिट वेक्टर्स आएंगे, आई जे और के। ये बात याद रखनी है, पहली रो में तीनों यूनिट वेक्टर्स। दूसरी रो में कौन आएगा? दूसरी रो में जो पहला वेक्टर होगा, फार्मूला में पहला वेक्टर कौन है? आर, उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? a1 b1 c1, तो यहां पर आएगा a1 b1 c1। और लास्ट रो के अंदर दूसरा वेक्टर जो f है उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे और वो है a2 b2 c2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आना चाहिए आपको। अब सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में भी कैसे करना है इसको। इसके 3 डिटर्मिनेंट बनाने हैं आपने। पहला i के साथ, दूसरा j के साथ, तीसरा k के साथ। और इनके साइंस का मैंने ऑर्डर भी बताया था आपको, i पॉजिटिव, j नेगेटिव, k पॉजिटिव। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड है, फार्मूला से ही आता है। तो i पॉजिटिव, j नेगेटिव, k पॉजिटिव। अब ये जो डिटर्मिनेंट आपके पास होंगे ये 2 क्रॉस 2 के होंगे, मतलब 2 रोज 2 कॉलम। अब इनमें आएगा क्या समझिएगा। जब आप i को लेंगे ना, i को, तो आपने i के रो और i के कॉलम को छोड़ देना। उसके अलावा जो बाकी आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यहां लिख दें। और वो कौन कौन है? b1 c1 b2 c2, जो भी वैल्यूज होंगी लिख देंगे साइंस के साथ। फिर जब आप j को लेंगे तो आप j के रो को और j के कॉलम को छोड़ देंगे। अब j के रो को और जब j के कॉलम को आप छोड़ेंगे तो बाकी जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यहां पर लिख दें। और वो कौन कौन है? a1 c1 a2 c2। और फिर जब आप k को लेंगे तो आपने k की रो और k के कॉलम को छोड़ देना है। जब k की रो और k के कॉलम को छोड़ेंगे तो बाकी कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यहां लिख दें, a1 b1
A2B2। अब आप सब लोगों ने, चाहे आप लोगों ने प्री मेडिकल के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मैट्रिक में 2x2 का डिटर्मिनेंट सीखा था। क्या था? क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लें, मतलब AD माइनस BC। तो आगे कुछ भी नहीं है, जो ये वैल्यूज लिखी है ना आप लोगों ने, आपने क्रॉस से मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लेना है। नंबर की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर I, J और K की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आएगा? B1C2 माइनस B2C1। यहां पर आएगा A2C2 माइनस A2C1 और यहां पर आएगा A1B2 माइनस A2B1। ये आपके पास सॉल्व करने से आंसर आ जाता है। तो ये टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट के साथ सॉल्व करने का इसका तरीका है। फिर फर्दर टॉर्क में हमने कपल की बात की थी। टॉर्क कपल कोई डिफरेंट चीजें नहीं है, कपल टॉर्क ही होती है, लेकिन कपल एक ऐसी टॉर्क है जहां कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हों, और वो कंडीशंस क्या थी कि जो फोर्सेस हमारे पास हों, एक बॉडी पे लग रही हों, दो मैग्नीट्यूड उनकी क्या हो? सेम, डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट, आपस में क्या हो? पैरेलल। तो ये दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को देखें तो ये क्या है? ये दोनों पैरेलल हैं, नॉन कोलिनियर है, क्योंकि अगर तो ये कोलिनियर होंगी तो कैंसिल हो जाएंगी। ये नॉन कोलिनियर फोर्सेस हैं लेकिन पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। कहीं भी पॉइंट ऑफ रोटेशन हो सकता है इसका, सेंटर में, साइड पर, तो क्या होगा? इन फोर्सेस की वजह से इस बॉडी में एक रोटेशन प्रोड्यूस होगी, और जो ये रोटेशन प्रोड्यूस होगी, इस नेट टॉर्क को इन दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से हम क्या नाम देंगे? कपल का या कपलिंग टॉर्क का। और इस कपल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इस डायग्राम के हवाले से अगर मैं कहूंगा तो कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द टू फोर्सेस। ये इसका फार्मूला जनरल हमारा जो यूज होता है कि दो फोर्सेस है ना और दोनों इक्वल हैं, तो दोनों में से कोई एक ले लें, आइदर ऑफ द टू फोर्सेस, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं कपल आर्म से। टॉर्क में हम मोमेंट आर्म लेते हैं, कपल में हम कपल आर्म लेते हैं। और कपल आर्म क्या है? कपल आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। मोमेंट आर्म क्या है? मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये वो चीज डिफरेंट है। अब यहां पर कपल आर्म अगर L है तो इस डायग्राम के मुताबिक जो मेरे पास कपल का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा सिंपल F इंटू L। किसी चीज को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको लेक्चर में दो इसके डिफरेंट केस बताए थे, और ये टॉर्क में भी याद रखने आपने कि कब साइन आएगा और कब कॉज आएगा। पिवट में सेंटर को लेता हूं, टोटल में रॉड की जो लेंथ है मैं उसको L ही लेता हूं। दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं यहां पर, ये फोर्सेस हैं, यहां भी वही दो फोर्सेस हैं। देख सकते हैं आप इन फोर्सेस को कि पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल है। अब एंगल की बात अगर हम करें तो एंगल हमारे पास कहां पर है? ये डिपेंड करता है जो फार्मूला को चेंज करेगा। मैं दोनों में एंगल अब देखो क्या देता हूं। पहले केस में मैं आपको जो एंगल दे रहा हूं वो दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू L, ये एंगल थीटा। दूसरे केस में आपको विद रिस्पेक्ट टू L एंगल नहीं दे रहा। या यूं भी कह सकते हो कि पहले केस में एंगल बिटवीन F एंड L है, दूसरे केस में एंगल बिटवीन F एंड L नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस वेक्टर को आगे रीड्रॉ करता हूं तो ये एंगल F और L के दरमियान है, और इस केस में अगर मैं इस L को फॉरवर्ड ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल F और L के दरमियान नहीं है। तो क्या शॉर्टकट बताया था कि अगर एंगल F और L के दरमियान हो तो फिर आपका फोर्स का जो कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा वो साइन थीटा, F साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये आप रिजॉल्व करके चेक भी कर सकते हो, ये F साइन थीटा L के परपेंडिकुलर है। लेकिन जब एंगल F और L के दरमियान नहीं होता तो तब हम जब रिजॉल्व करते हैं तो F का जो कंपोनेंट L के परपेंडिकुलर आता है वो F cos थीटा आता है। तब फार्मूला क्या बनेगा? F cos थीटा इंटू L। तो ये डिफरेंस दोनों में याद रखें, ये टॉर्क में भी आपको हेल्प करता है। शॉर्टकट क्या है? इफ एंगल इज बिटवीन F एंड R तो साइन आएगा, और अगर आपको डायग्राम में एंगल F और R के इन बिटवीन नहीं दिया हुआ तो कॉज आएगा। ये डायग्राम से मैंने आपको बता दिया। फिर इक्विलिब्रियम के कोई फार्मूलाज नहीं है, इक्विलिब्रियम में कंडीशंस ही अप्लाई होती हैं। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है और सेकंड कंडीशन रोटेशनल से रिलेटेड है। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? हम बॉडी पे अप्लाइड जितनी भी फोर्सेस होती हैं उनका सम लेते हैं, चाहे अलजेब्रिक बोलें इसको,
सम ऑफ फोर्सेस जीरो, और सम ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है फोर्सेस अलोंग एक्स, ये भी जीरो होनी चाहिए, और फोर्सेस अलोंग वाई, और नहीं होगा एंड होगा, ये भी जीरो होनी चाहिए, तब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास कब सेटिस्फाई होती है, जब एक बॉडी पे अप्लाइड जो तमाम टॉर्क्स होते हैं वो जीरो हों। और इसका मतलब होता है कि बॉडी पे जितनी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगी उतनी टॉर्क क्लॉकवाइज होगी। और हम जब इसको एक तरफ लिखते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लिखते हैं, नेगेटिव, और इनका सम किसके इक्वल है, जीरो के। यूं इसको लिखा जाता है। जब नेट टॉर्क भी अगर कैलकुलेट करनी हो तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज के साथ साइन, तो यहां से देख सकते हैं साइन क्या आएंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन ये साइन डायरेक्शन साइड चेंज होने से आए हैं, लेकिन नॉर्मली जब नेट टॉर्क ली जाए तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होती है और क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होती है। टॉर्क हो या कपल हो, टॉर्क हो या कपल हो, इसका जो यूनिट हमारे पास होता है वो न्यूटन मीटर होता है। जूल यूज नहीं करते क्योंकि ये एनर्जी नहीं है। जूल वहां पर यूज होता है सिर्फ जहां पर एनर्जी मेजर हो रही होती है, हीट, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। टॉर्क रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का, तो अगर ये फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है तो जूल यूज नहीं हो सकता इसके लिए। तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर इक्विवेलेंट जरूर है लेकिन यूज नहीं होता, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये बार बार ऊपर मैं बात कर चुका हूं कि टॉर्क के फार्मूला के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन आती है, और अगर लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो सेंट्रीपिटल नहीं होती, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। ये हमारे यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 और 3 के जो फार्मूलाज हैं मैंने वो लिखे हैं।